स्वागत है आपका फिल्म्स विद हिमांशु में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2025 की करंट अफेयर और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी जो रिपोर्ट है वो है जलवायु परिवर्तन एवं प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और इस वर्ष ये जारी किया गया है 18 नवंबर 2025 को कॉप 30 की बैठक बेलम ब्राजील में। कॉप 30 की बैठक ब्राजील में चल रही है। ठीक है, तो वहीं ये जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में टोटल 63 देश को कवर किया गया है प्लस यूरोपीय संघ। ये टोटल मिलकर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 90% से ज़्यादा करते हैं। और इस रिपोर्ट का पहला संस्करण 2005 में जारी हुआ था। ठीक है, मापन श्रेणियां क्या हैं, इसमें क्या क्या मापन कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20% और जलवायु नीति 20%। ठीक है, तो इसमें भारत की स्थिति क्या है? भारत 23वें स्थान पर है। भारत की रैंक 23वें स्थान पर है और भारत के अंक हैं 61.31%। ठीक है, 61.31। और परिवर्तन क्या हुआ है? भारत की स्थिति में 10 स्थान की गिरावट हुई है। ठीक है, जो पहले भारत उच्च प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में था, अब मध्यम प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में आ चुका है। ठीक है, तो वैश्विक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो शीर्ष 3 स्थान रिक्त हैं। इन 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं आया है। ठीक है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है 80.52 अंकों के साथ। 5वें स्थान पर यूके यानी इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम। 6ठे स्थान पर है मोरक्को और सबसे निचले स्थान पे है ईरान और सऊदी अरब। ठीक है, जिनकी रैंक है ईरान की 66, सऊदी अरब की 67। अगला है हमारा सूचकांक वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ठीक है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक इसको जारी करता है जर्मन वाच, जो बर्लिन की संस्था है। जारी करने की तिथि है 13 नवंबर 2025 और इसका भी कोप 30 में वेलम ब्राजील में ही इसको भी जारी किया गया। इसका पहला संस्करण 2006 में जारी हुआ था। आधार वर्ष की अगर हम बात करें तो 1995 से 2024 के दौरान चरम मौसमी घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि से मानवीय और आर्थिक स्थिति को नुकसान हुआ है। रैंकिंग सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावित देश को उच्च यानी पहला स्थान मिला, यानी जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो नंबर 1 पर है। ठीक है, तो 3 दशकों में हुए चरम मौसमी घटनाओं को आधार बनाया गया है। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो दीर्घकालिक रैंकिंग यानी 3 दशकों 1995 से 2024 के बीच भारत की रैंक 9वें स्थान पर है। भारत यहाँ 5वां गलत लिख गया है, भारत 9वें स्थान पर है और जो पिछले वर्ष 8वें स्थान पर था। ठीक है, 8वें स्थान पर था, ये डाटा गलत लिख गया है। भारत 9वें स्थान पर है मतलब रहा है और पिछले वर्ष 8वें स्थान पर था। अगर हम वार्षिक रैंकिंग की बात करें तब इस सूचकांक में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। ठीक है, 10वें स्थान से सुधर कर भारत 5वें स्थान पर आ गया है, क्योंकि पहले 10वें स्थान पर था, 15वें स्थान पर आ गया है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसकी रैंक 1 होती है, यानी पहले भारत दुनिया में 10वें नंबर पर प्रभावित था सबसे ज़्यादा, लेकिन अब 15वें स्थान पर है, तो यानी सुधार हुआ है 5 अंकों का। ठीक है, श्रेणी कैसी है भारत की? निरंतर खतरे। ठीक, क्षति के 30 वर्ष। 30 वर्षों में ऐसा क्या हुआ? 430 चरम घटनाएं घटित हुई हैं, 80,000 मौतें हुई हैं। कैसी मौतें हुई हैं? मतलब नहीं होता कि मतलब 80,000 मौतें हुई हैं,
प्लस 170 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। ठीक है। अगर हम बात वैश्विक परिदृश्य की करें तो नंबर 1 पे है डोमिनिका, यानी सबसे प्रभावित देश जो है वो डोमिनिका है, फिर म्यांमार है और फिर होंडुरास है। ठीक है, ये देश सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगली रैंकिंग जो इस बार चर्चा में रही, मतलब थी नवंबर महीने में, वो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी इसमें एशिया की यूनिवर्सिटी की बात की गई है। जारीकर्ता कौन है? जारी करता है क्यूएस क्वाक्यूलेरी असाइनमेंट्स, यानी क्यूएस रैंकिंग। ठीक है। जारी तिथि कब है? 4 नवंबर 2025। इसमें टोटल एशिया के 1529 विश्वविद्यालय कवर किए गए। भारत की भागीदारी 294 संस्थान इसमें भारत के शामिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा चीन के हैं 395, इसके बाद एशिया में भारत के हैं। अगर हम भारत के प्रदर्शन की बात करें तब भारत एशिया में टॉप 100 में से 7 संस्थान भारतीय हैं, और भारतीयों में सबसे ऊपर कौन सा है? आईआईटी दिल्ली, जिसका एशिया में 59 यानी 59वां स्थान है और 2025 में 44वां स्थान था। इसके बाद है आईआईएससी बेंगलोर, जिसका स्थान 64 है। फिर है आईआईटी मद्रास 70 और आईआईटी बॉम्बे 71 स्थान है। अगर हम बात करें एशिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी की तो नंबर 1 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, फिर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की, और इसके बाद है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नांगयान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं दोनों यूनिवर्सिटियाँ। ठीक है। अगली रैंकिंग हमारी है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। तो जारीकर्ता कौन है? यूएनईपी और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। इसका संदर्भ है ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा। ठीक है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक मीथेन उत्सर्जन और उस पर हुई प्रगति का आकलन करना। रिपोर्ट के अगर मुख्य तथ्य हैं तो मीथेन की वायुमंडलीय सांद्रता पूर्व औद्योगिक काल से दुगने से अधिक है। 2020 में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन 352 मिलियन टन था, जो 2030 तक अनुमान है उसके उत्सर्जन में 5% की वृद्धि का। इसका प्रभाव क्या होगा? 2030 तक 24,000 अतिरिक्त अकाल मौतें होंगी और 2.5 मिलियन टन फसल की हानि होगी। ठीक है। अगर हम क्षेत्रवार मीथेन उत्सर्जन की बात करें तब कृषि क्षेत्र से सबसे ज़्यादा 42%, फिर ऊर्जा क्षेत्र से 38% और अपशिष्ट से 20%। यदि हम भारत की स्थिति बात करें तो वैश्विक रैंकिंग तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक भारत है। नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे अमेरिका, और उत्सर्जन करता है 31 मिलियन टन प्रति वर्ष का। ठीक है। और मीथेन उत्सर्जन में मुख्य सहयोग क्या करता है? पराली होती है उसका। ठीक है। चलते हैं, हमारी अगली रैंकिंग है खाद्य एवं कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2025। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फाओ। जारी करने की तिथि थी 3 नवंबर 2025। इसका शीर्षक था विभिन्न भूमि स्वामित्व स्तरों पर भूमि चरण का समाधान। रिपोर्ट का उद्देश्य सरकारों को सतत भूमि प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और पारिस्थितिकी संरक्षण से जुड़ी नीतियां बनाने में सहायता। 2025 की रिपोर्ट का मुख्य विषय है मानव प्रेरित भूमि क्षरण और उसका कृषि, गरीबी एवं पारिस्थितिकी पर प्रभाव। ठीक है। अगर हम रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, गंभीर मानवीय संकट है। मानव जनित भूमि क्षरण की गंभीर वैश्विक मानवीय संकट बताया गया है। लगभग 1.7 अरब लोग घटती उत्पादकता वाली भूमि पर निर्भर हैं। उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया को भूमि क्षरण, गरीबी, कुपोषण का प्रमुख केंद्र बताया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें कृषि भूमि और वन की तो वैश्विक स्तर पर 90% वनों की कटाई का मुख्य कारण कृषि का विस्तार है। 2001 से 2023 के बीच वैश्विक भूमि में 78 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग 2% की कमी आई है।
हर वर्ष लगभग 3.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि मृदा क्षरण के कारण उपयोग से बाहर हो जाती है। ठीक है। भूमि स्वामित्व में असमानता है। छोटे किसान कुल खेतों का 85%, लेकिन उनके पास केवल भूमि का 9%। बड़े किसान लगभग 50% भूमि। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अगली रिपोर्ट है हमारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जारी की तिथि 4 नवंबर 2025। संस्करण है 16वां और शीर्षक था ऑफ ट्रैक या ऑफ टारगेट या ऑफ ट्रैक। ठीक है। सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो रिपोर्ट चेतावनी। पेरिस समझौते 2015 के तहत देशों की वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताएं 1.5% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। ठीक है। यह रिपोर्ट हर वर्ष कॉप UNFCCC सम्मेलन से पहले जारी की जाती है। इसका पहला संस्करण 2010 में। ठीक है। रिपोर्ट के प्रमुख शीर्षक, ये ऑफ टारगेट ही है। ठीक है, ना कि ट्रैक। ये एक सेकेंड, ये सेकेंड कहाँ चला गया? एक सेकेंड, ये ऑफ टारगेट ही है। ठीक है। रिपोर्ट के प्रमुख शीर्षक हैं रिकॉर्ड वैश्विक उत्सर्जन। वर्ष 2024 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 57.7 गीगाटन CO2 के समतुल्य। यह अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड स्तर है। वर्ष 2023 की तुलना में 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई। शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश कौन है? नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे भारत। अगर हम बात करें तापमान वृद्धि का अनुमान, तो यदि सभी देश अपने NDC को पूरी तरह लागू कर दें, तब भी सदी के अंत तक वैश्विक तापमान 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की संभावना। यदि वर्तमान नीतियां जारी नहीं तो 2100 तक वैश्विक तापमान 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। लक्ष्य प्राप्ति की चुनौती। 1.5% के लक्ष्य को जीवित रखने के लिए 2035 तक वैश्विक उत्सर्जन में 55% कटौती आवश्यक है 2019 की स्तर की तुलना में। 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य के लिए 35% की कटौती आवश्यक है। तो दोस्तों, रिपोर्ट एवं सूचकांक में इतना ही था इस महीने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।